हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1। कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वन ऑफ माय फेवरेट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। ये आपको एक बेसिक फाउंडेशन बनाने में मदद करेगी अगर आप यूपीएससी के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस समझना चाह रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना शुरू करना चाह रहे हो। तो जो बिल्कुल फाउंडेशन बनेगी आपकी इस एनसीईआरटी से बनेगी। एंड एज आई हैव मेंशन्ड मेनी टाइम्स अर्लियर इन माय क्लास कि क्या तरीका होना चाहिए एनसीईआरटी के कवरेज का। आपको एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन मिलेगी, एनसीईआरटी विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, और एक ही पेज से आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी को कुछ इस तरीके से कवर कर रहे हैं हम थ्रू आवर वीडियोस, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी हम उसको कभी कभी शेयर करते हैं। तो सम वीडियोस यू विल गेट फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, लेकिन आपको अगर कंप्लीट कोर्स या कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए एनसीईआरटी के, वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि एनसीईआरटी से अपनी तैयारी शुरू करो, तो मैं भी ये कहता हूँ, क्योंकि यूपीएससी और कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बिल्कुल जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज दीज बुक्स आर अवेलेबल टू एवरीवन, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, अर्बन एरियाज में हो। दीज बुक्स आर फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। अब किसी ऑथर की बुक कहीं हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूर बुक्स हर जगह मिलती हैं, तो इन पर सवाल हर साल आता है और हर साल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यहाँ पर बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी, नई कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, बट वील स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक। एवरीवन नोज अबाउट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, चाहे आपको डिटेल में ना पता हो, इतना तो पता है कि दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई हुई है जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 बोलते हैं, और कोई ऐसी लड़ाई हुई जिसको वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं। उनके रीजंस, पार्टिसिपेंट्स, वो सारी चीज़ों पे धीरे धीरे डिस्कशन होगा। बट अभी जो हमारी ये मूवी स्टार्ट हो रही है, जो पिक्चर शुरू हो रही है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप इसको एक पिक्चर की तरह सुनो। एक कहानी सुनाऊंगा बहुत अच्छी, उससे समझने की कोशिश करनी है आपको। तो जो हमारी ये मूवी स्टार्ट हो रही है, ये है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सीन। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो यूरोप जो था वो पूरा बर्बाद हो चुका था। इट वॉज इन रूइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो चुका था, इकोनॉमीज कोलैप्स हो चुकी थी, फूड इनसिक्योरिटी, एनर्जी इनसिक्योरिटी, बेसिक नीड्स तक के लिए यूरोपियंस जो थे वो तरस रहे थे। और यहाँ पर हमें वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिलता है कि ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियट्स, ये साथ मिलके एक कॉज के लिए लड़े थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक सवाल खड़ा हुआ था, वैसा ही कुछ सवाल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी खड़ा हुआ। सवाल था, वॉर एंड होने के बाद क्या होगा, सोसाइटी कैसी होगी, यूरोप कैसा होगा। तो भले ही यूएसएसआर, यूएस और ब्रिटेन एक साइड से लड़े वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन एक म्यूचुअल इनके बीच में डिस्ट्रस्ट था। दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर कंप्लीटली। खासकर यूएस एंड यूके टुगेदर डिड नॉट ट्रस्ट द सोवियट्स। एंड सोवियट्स जो थे, बिकॉज दे वॉन द वॉर, तो वो अपने एक्सपेंशनिस्ट फेज में थे। दे वांटेड टू एक्सपैंड मोर। यूरोप के ज्यादा से ज्यादा जो रिपब्लिक्स थे छोटे छोटे, दे वांटेड देयर इन्फ्लुएंस ओवर देम। और यहाँ पर एक नई तरह की लड़ाई शुरू होती है, जो कि धीरे धीरे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती गई, इवॉल्व होती गई, समथिंग बिगर, जिसने धीरे धीरे यूरोप की सोसाइटी को और दुनिया भर को एक नया चेहरा दिया, जिसको हम जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रही है बाइपोलैरिटी, ये जो टर्म है, ये टर्म भी इसी वजह से राइज हुई है, बिकॉज द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर पार्ट्स, 2 मेजर ब्लॉक्स। यहां पर एक ब्लॉक वो था जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था, दूसरा ब्लॉक वो था जो कि सोवियट्स का था, यूएसएसआर का था, जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। दोनों की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी,
और यहाँ पर दुनिया के जो लेस पावरफुल कंट्रीज थे, जो लेस पावरफुल या फिर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, अब उनमें इतनी खुद में पोटेंशियल नहीं थी कि वो अपने आप को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रख पाए। उनके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा था, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का। तो जैसे छोटे बच्चे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े ताकतवर दोस्तों के पास भाग जाते हैं, उनका सहारा ले लेते हैं, ऐसे ही ज्यादातर डेमोक्रेटिक देशों ने जो डेमोक्रेसी को पसंद कर रहे थे, जो कैपिटलिज्म मॉडल को पसंद कर रहे थे, उन्होंने यूएस का साथ दिया। और जो रशिया से बॉर्डर शेयर करते थे, जो यूएसएसआर से बॉर्डर शेयर करते थे, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने यूएसएसआर का साथ दिया, या तो सोवियट्स ने उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया बाय हुक और बाय क्रुक। बिकॉज आगे जाके आपको समझ में आएगा कि जो सोवियत मॉडल था, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन ना होने के कारण ये जो कंट्रीज थी, ये जो रिपब्लिक्स थे, दे ऑलवेज फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ एक तरह से नॉन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक या फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो वही कहानी हमें शुरू करनी है। सो आई हैव मेड वेरी इंटरेस्टिंग नोट्स फॉर यू। जहां पे आपको लगता है कि आपको नोट करना चाहिए, वहां पे आप चीजें नोट कर लेना। मैं इसी स्पीड में बोलूंगा कि आप नोट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1945 से। 1945 से जो कहानी स्टार्ट होती है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात चल रही है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, ताकि ऐसी एक और स्थिति पैदा ना हो। यहां पर मैंने बताया 2 सुपर पावर्स का ग्रुप बन चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। बोथ फॉट अगेंस्ट हिटलर बट दे नेवर ट्रस्टेड ईच अदर। अंदर ही अंदर एक डिस्ट्रस्ट था। यूएसए क्या चाहता था? यूएसए वांटेड फ्री मार्केट्स, ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी और एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये यूएसए वाली साइड चाहती थी। आर यू क्लियर? इतना क्लियर रखना है हमें, ठीक है। एंड ये जो फ्री मार्केट्स वाला मॉडल था, इसका मतलब मार्केट में कुछ भी स्टेट कंट्रोल्ड नहीं होगा, सरकारें कुछ कंट्रोल नहीं करेंगी। कंट्रोल ना होने के कारण जो मार्केट है वो किस हिसाब से चलेगी? डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। एंड यूएसएसआर फॉलो कर रहा था कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दैट वाज फॉरवर्डेड बाय लेनिन। रशियन रेवोल्यूशन भी उसी बेसिस पे हुआ है। आगे जाके हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात देखने को मिलेगा। स्टालिन उसको आगे लेके चलते हैं इस आइडियोलॉजी को, और ये कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ स्टेट, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, इसको इंपोज किया जाता है बाकी रिपब्लिक्स पर भी। तो उसका हम इफेक्ट भी समझेंगे। अब कम्युनिस्ट मॉडल में होता क्या है? कम्युनिस्ट मॉडल में स्टेट कंट्रोल होता है, सरकार कंट्रोल करती है रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग द कम्युनिटी, ऐसा कहा जाता है। बट एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है यहां पर सरकार का। यह मॉडल फॉलो कर रहा था यूएसएसआर। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू गाइस। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। अब नोट करना, आप चालू कर दीजिए। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस 1945। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहा था आफ्टर वॉर, व्हाट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। द वॉर वाज ओवर, लेकिन शांति की जो स्थिति है उसको अचीव करना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पीस वाज टेंस। स्टालिन को क्या चाहिए था? स्टालिन वांटेड सिक्योरिटी। स्टालिन वांटेड सिक्योरिटी एंड ही वांटेड फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इन ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो था वो रशिया के साथ, सोवियट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता था।
ठीक है, तो वो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे, कनेक्टेड स्टेट्स थे ईस्ट यूरोप के, स्टालिन वांटेड फ्रेंडली गवर्नमेंट्स। और गवर्नमेंट्स फ्रेंडली कब हो सकती है? जब वो सोवियट्स का मॉडल फॉलो करे, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, दैट इज कम्युनिस्ट मॉडल। एंड यूएस एंड ब्रिटेन, यूएस और ब्रिटेन क्या चाहते थे? यूएस एंड ब्रिटेन वांटेड फ्री इलेक्शंस इन दीज रिपब्लिक्स, जिनको स्टालिन कंट्रोल करना चाहता था, एक तरह से कंट्रोल करना चाहता था कह सकते हैं, जिसको स्टालिन अपने साथ चाहता था, अपने फेवर में चाहता था। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हुआ, यानी आफ्टर वॉर दुनिया कैसी बनेगी, दुनिया कैसी होनी चाहिए, ये था मेन मुद्दा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट 1946 में, 1946 में दीज आर जस्ट इवेंट्स, आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए ऑफ इवेंट्स। तो मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए ना वो आपको शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो 1946 में विंस्टन चर्चिल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने एक फेमस कोट बोला। उस कोट में उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया, आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन मतलब लोहे का एक पर्दा। उन्होंने कहा बाल्टिक सी से लेके एड्रियाटिक तक, बाल्टिक सी से लेके एड्रियाटिक तक अगर आप मैप में, वर्ल्ड मैप में ये लाइन बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि आयरन कर्टेन जो है वो फॉल हो चुका है और उसके वजह से ईस्ट और वेस्ट यूरोप डिवाइड हो चुका है दो आइडियोलॉजीज में, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। ईस्टर्न ब्लॉक कम्युनिस्ट controlled by USSR and Western bloc capitalist controlled and led by United States of America। तो controlled word नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं supported by United States of America। ठीक है, तो ये आयरन कर्टेन वाली स्पीच हो गई 1946 में। आयरन कर्टेन वाली स्पीच किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने। ओके, अब 1947 में क्या होता है? 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ओके, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे मैंने बताया था यूएसएसआर जो सोवियट्स थे वो किस फेज में थे? उन्हें ये लग रहा था अगर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, अपना प्रभाव हम नहीं फैलाएंगे यूरोप में, तो हो सकता है ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल खत्म कर दे। ज्यादातर जो यूरोप की रिपब्लिक्स है वो कैपिटलिस्ट हो जाएं। तो सोवियट्स के दिमाग में एक चल रहा था, एंड स्टालिन वाज वेरी एग्रेसिव इन हिज लाइक आइडियोलॉजी, अपने थॉट प्रोसेस में। ही रियली वांटेड टू डू द टास्क। वो दुनिया में एक कम्युनिस्ट एक दुनिया को देखते थे, इमेजिन करते थे। तो स्टालिन जब तक थे तब तक तो ये बहुत एग्रेसिवली चला है, जो कि हमें देखने को मिला यहाँ इस पीरियड में 1947 के अराउंड, जब कम्युनिस्ट एक्सपेंशन हुआ ग्रीस और टर्की में। कम्युनिस्ट एक्सपेंशन हुआ ग्रीस और टर्की में। आप ट्रूमैन डॉक्ट्राइन हेडिंग डाल के 1947 इसके नीचे लिख सकते हो, कम्युनिस्ट एक्सपेंशन इन ग्रीस एंड टर्की। इससे क्या हुआ? इससे यूएस की सबसे पहली बार सीरियस घंटी बजी, सीरियसली अलार्म हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि सोवियट्स बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपना रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ क्या? दे डिक्लेयर्ड दैट सबसे पहले ट्रूमैन कौन था? He was President Truman। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रूमैन अनाउंसेस कि जो भी कंट्री कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हम विदाउट कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन है, बस आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, आप रेजिस्ट करना चाहते हो, यू विल गेट यूएस सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सम कंट्री, आई एम ग्रीस, आई एम टर्की, एंड आई वॉन्ट टू अपोज दैट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आप कहते हो कि आपके ऊपर इंपोज हो रहा है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, एंड यू वांट टू अपोज दैट, यूएसए इज विद यू।
ठीक है, तो ये था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन. यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग डाउन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेकिंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक एक लाइनर्स में खत्म करते जाओ. ड्रॉ अ क्रोनोलॉजी. अगली बार तुमसे दुनिया में कोई पूछेगा कि भाई 1945 के बाद दुनिया में क्या हुआ है, अमेरिका का डॉलर की स्ट्रेंथ के बारे में कोई तुमसे पूछेगा, रशिया के स्टैंड के बारे में कोई तुमसे पूछेगा, एटलीस्ट आज के इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल ऑर्डर के बारे में अगर आपको बात करनी है, यू मस्ट नो द फाउंडेशन, बेसिक क्या है रशिया और यूएस की ये जो दुश्मनी है या ऑपोजिट साइड्स, इनके पीछे का रीजन क्या है, फाउंडेशन क्या है. फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं हम धीरे धीरे, इवेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो एनसीईआरटी क्लासेस में हम यही करते हैं. एनसीईआरटी से बेसिक्स लिया एंड देन व्हाट वी डू, हम धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और अच्छे से. अब अगला आप लिखोगे द मार्शल प्लान. ट्रूमैन डॉक्ट्राइन लिख लिया आपने. ट्रूमैन, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने क्या बोला, अगर आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो, यूएसए इज विद यू. ठीक है, राइट ईच एंड एवरीथिंग डाउन. देन कम्स द मार्शल प्लान ऑफ 1947. मार्शल प्लान ऑफ 1947. यूरोप की क्या स्थिति थी सबसे पहले वो समझते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. यूरोप वॉज स्टार्विंग. यूरोप में भूख थी. अभी अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी. लोग बेसहारा थे, लोग भूखे थे, लोगों के पास घर नहीं थे. यूरोप वॉज स्टार्विंग. इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी थी, तो नौकरियां नहीं थी, काम नहीं था लोगों के पास, और विंटर्स आ रहे थे. एंड आपको पता है यूरोप के विंटर्स आर वेरी हार्श. उन हार्श विंटर्स से बचने के लिए, और उन विंटर्स में खाने को भी कुछ नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, और ऐसे सिनारियों में अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपना पहला कार्ड चलता है, जो अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है हमेशा. अमेरिका आपकी जेब में पैसे रख के चले जाता है. कितना अच्छा लगेगा वो दोस्त जो बिना कहे आपकी जेब में 500 रुपए रख के चला जाए. आपको तो प्यार हो जाएगा उससे, आपको लगेगा कि कितना अच्छा है. you'll always take their side, है ना. ऐसे ही आज के टाइम पे कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है. तो अमेरिका ने क्या किया, बिना कुछ पूछे इट ऑफर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू रीबिल्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज. लेकिन यहां पर एक कंडीशन रखी गई, ये सिर्फ उन्हीं इकोनॉमीज को बिल्ड करेगा जो कि नॉन कम्युनिस्ट है. तो याद रखो, अगर कोई ऐसा दोस्त है जो पैसे रख तो रहा है लेकिन साथ में कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे आपको काम करना पड़ रहा है, मजबूर कर रहा है आपको किसी चीज पे काम करने के लिए, तब आपको मनी ऑफर हो रहा है, तो दैट इज नॉट अ फ्रेंड. बट अमेरिका को भी अपनी एक आइडियोलॉजी लगा दी थी यहाँ पर. अमेरिका को अपना कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैलानी थी, एंड बिल्कुल स्मूथली जिस तरीके से वो कर सकता था, दैट वाज मनी. एंड वेस्ट या फिर यूरोप नीडेड दैट मनी. वेस्ट में मैंने बताया यूरोप में क्या प्रॉब्लम थी, भूख की, इंडस्ट्रीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और यूरोप को दोबारा बनाने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी. तो यूरोप के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और अभी सवाल ही पूरा यूरोप का चल रहा था, ईस्ट यूरोप वर्सेस वेस्ट यूरोप. ठीक है, ईस्ट यूरोप जो था वो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में जा रहा था, एंड अमेरिका चाहता था कि ईस्ट यूरोप बिल्कुल भी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में ना जाए. तो उन्होंने ऑफर कर दिया कि वी विल बिल्ड योर सोसाइटीज, लेकिन बस कम्युनिस्ट नहीं बनना है, कम्युनिस्ट नहीं बनना है, बस ये था. ठीक है, तो अमेरिका हमेशा डॉलर का इस्तेमाल करता था, अमेरिका हमेशा लोन्स का इस्तेमाल करता था. जितना ज्यादा तब से लेके वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अब तक जितना डॉलर इस्तेमाल हुआ है ना, जब जब करेंसी जितनी बार इस्तेमाल होती है, करेंसी उतनी स्ट्रांग होती है. इस वजह से आज आप इंटरनेशनल ट्रेड अगर बिना डॉलर के इमेजिन करने का सोचो, आप नहीं कर पाओगे. इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट डॉलर. इस वजह से आज की डेट में भी अमेरिका बहुत आसानी से आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है, बहुत आसानी से प्रेशर बना सकता है. एंड आज भी
अमेरिका के मजबूत डॉलर में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें चल रही थी। ठीक है, तो आपको पता चल गया मार्शल प्लान क्या था। मार्शल प्लान वाज अ प्लान टू बिल्ड यूरोप अगेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन मनी, विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन मनी। एंड ये जो पैसा अमेरिकन दे रहे थे वो एक कंडीशन पे दे रहे थे कि आपकी कंट्री कम्युनिस्ट नहीं होनी चाहिए। बस आप कम्युनिस्ट एजेंडा या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते नहीं होने चाहिए, बस। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा रहा चैप्टर 1, जो हमारी मूवी का चैप्टर 1 है। शुरू हो चुकी हैं चीजें, यूएस अपने स्टेप्स ले रहा है, यूएसएसआर अपने स्टेप्स ले रहा है। अब स्टेप्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी अब। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी में चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारी कहानी में क्या होता है, सबसे पहले ब्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक बिल्कुल फॉर्म हो जाते हैं और शुरू होती है हथियारों की रेस, शुरू होती है टेक्नोलॉजी की रेस, आर्म्स रेस। तो सबसे पहले चैप्टर 2 जो हम लोग अपनी मूवी में डिस्कस कर रहे हैं, एक जो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं उसमें जो चैप्टर 2 है उस पे आप याद रखोगे द फर्स्ट इवेंट इज बर्लिन ब्लॉकेड। बर्लिन ब्लॉकेड, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री, बर्लिन ब्लॉकेड 1948 से लेकर 1949, द बर्लिन ब्लॉकेड। याद रखना ये जो डिवीजन है सबसे अच्छी तरीके से आपको कहां देखने को मिल रहा था, जर्मनी में। ठीक है, बर्लिन वाज डिवाइडेड, ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो वेस्ट पार्ट है इट्स साइडेड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईस्ट पार्ट जो था वो कम्युनिस्ट कंट्रोल में जा चुका था ऑलरेडी। स्टालिन ने सारे रोड, रेलवे, इंपॉर्टेंट पाथवेज सब ब्लॉक कर दिए। Why did Stalin do so? Stalin ने ऐसा क्यों किया? Stalin did not want talented people and any person from the population to move from east to west. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईस्ट से वेस्ट तक कोई भी लोग जाए। इनमें बहुत अलग अलग लोग थे, सिर्फ जर्मन्स नहीं थे, अलग यूरोपियंस भी थे, अमेरिकन्स भी थे, ब्रिटिश पीपल भी थे। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने रास्ते जब रोड के बंद हो गए, जब रेलवेज बंद हो गए, तो द मोस्ट फेमस एयरलिफ्ट ऑफ हिस्ट्री, अमेरिका ने लगातार 11 महीने तक वहां से लोगों को उठा उठा के वेस्ट में लेके आए। ईस्ट बर्लिन से उठा के वेस्ट में छोड़ा, ईस्ट बर्लिन से उठा के वेस्ट में छोड़ा, लगातार 11 महीने। और आप सोचोगे नहीं इसकी इंटेंसिटी क्या थी। देयर वाज प्लेन एवरी 3 मिनट्स, हर 3 मिनट में एक जहाज उड़ रहा था ये काम करने के लिए। आप इंटेंसिटी सोचो इस ऑपरेशन की। ठीक है, और क्योंकि अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी, पैसा, सब कुछ दिखाते हुए यहां पर एयरलिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टालिन का जो ब्लॉकेड है वो फेल हो गया। यहां पर एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री मिली, किसको, वेस्ट को, यानी अमेरिका को। एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री कि आपका जो बर्लिन ब्लॉकेड था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पर अमेरिका समझ जा चुका था कि यहां पर यूएसएसआर जो है वो सीवियर स्टेप्स ले रहा है। अब उन सीवियर स्टेप्स के अगेंस्ट वी हैव टू डू समथिंग वेरी सीरियस, ऑन पेपर करने की कुछ जरूरत है। दैट इज व्हेन नाटो वाज बोर्न। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हेन नाटो वाज बोर्न। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। 1949 में नाटो जन्म लेता है। ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, मिलिट्री अलायंस। और यूएसएसआर नाटो को कैसे देखता है, यूएसएसआर नाटो को देखता है एक डायरेक्ट
थ्रेट के रूप में, डायरेक्ट थ्रेट, सीधा खतरा, सीधी धमकी। तो ये अभी तक का सीन हो चुका है। हुआ क्या, इसी टाइम पर यूएसएसआर ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बना लिया। बड़े इंटरेस्टिंग चेन ऑफ इवेंट्स है, अगर आप देखोगे, सुनोगे ध्यान से। अभी तक पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी किसके पास थी? यूएस के पास थी। यहां पर यूएसएसआर एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर देता है। पूरा पावर डायनेमिक्स दुनिया का बदल चुका। यूएसएसआर ने 1949 में अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर दिया। अब दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर नहीं है। यूएस कैसे डोमिनेट कर रहा था? सिर्फ यूएस के पास था न्यूक्लियर बॉम्ब। अब दुनिया में दो पावर्स थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ दुनिया क्लियरली दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। दुनिया क्लियरली दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक बन गया वेस्ट ब्लॉक, जो कि यूएसए लेड कर रहा था विद इट्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ठीक है, और दूसरा था यूएसएसआर, जिसने खुद का एटॉमिक बॉम्ब भी टेस्ट कर लिया था, डेवलप कर लिया था। तो ये दो साइड्स आमने सामने आ चुकी थी। ठीक है, एक आर्म्स रेस, एक हथियारों की रेस यहां पे शुरू हो गई। यूएसए वाज शॉक्ड, लेकिन यूएसए शॉक्ड नहीं था। शॉक्ड होने के साथ साथ अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग को उन्होंने बढ़ा दिया। अब हिरोशिमा से भी बड़े बड़े बॉम्ब, हिरोशिमा से भी बड़े बड़े बॉम्ब टेस्ट किए जा रहे थे। हिरोशिमा से भी बड़े बड़े बॉम्ब टेस्ट किए जा रहे थे। यहां पर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। दुनिया भर में क्या चल रहा है वो समझना है हमें। हम बार बार जब भी मैं कोई बात बोल रहा हूं, आपको ये समझना है पावर बैलेंस कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। जैसे ही अमेरिका कुछ कर रहा है, यहां पर काउंटर स्टेप इज बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर कोई स्टेप ले रहा है, देयर इज अ काउंटर स्टेप बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही हमें फिर देखने को मिलता है 1949 में चाइना, माओ जो है, माओ विंस चाइनीज सिविल वॉर। चाइना में गृह युद्ध चल रहा था, उसको जीत लेते हैं माओ। एंड माओ वाज अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स। चाइना वाज अ ह्यूज कंट्री, ह्यूज लैंडमास। रशिया वाज ऑलवेज अ ह्यूज लैंडमास। अब ये दो बड़े बड़े लैंडमास वाले जो एरियाज थे, दे वर कम्युनिस्ट। इसके वजह से पावर बैलेंस फिर से थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट हुआ। इसने यूएसएसआर को एक नया कॉन्फिडेंस दिया कि और एक्सपेंशन हो सकता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। ठीक है, तो लिख लीजिए कम्युनिस्ट चाइना। चाइना कम्युनिस्ट बन गया 1949 में। 1949 इट वाज अ वेरी इवेंटफुल ईयर। 1949 में देख लो अब क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है 1949 में। एक ही साल है, उसमें बर्लिन ब्लॉकेड भी चल रहा है, एयरलिफ्टिंग चल रही है, एक तरफ नाटो बन रहा है। नाटो बनने के बाद यूएसएसआर अपना एटम बॉम्ब टेस्ट कर रहा है, एटम बॉम्ब टेस्ट हो गया। उसके बाद चाइना जो कि कितना बड़ा देश है, वो कम्युनिस्ट बन गया। तो एक साइकोलॉजिकल जो विन है अब किसके हाथों, किसके पास आ गई? यूएसएसआर। तो अभी आप टैली कर रहे हो, पहले पॉइंट किसके पास चला गया था? यूएसए। बर्लिन ब्लॉकेड से एयरलिफ्ट करके यूएसए वॉन साइकोलॉजिकली। अब यहाँ पे 1-1 हो गया। अब स्कोर्स जो है अभी टैलीड चल रहे हैं। इसके बाद अब पूरी दुनिया में आइडियोलॉजीज को लेके जहां पर भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहां पे आपको ये दो प्लेयर्स जरूर दिख जाएंगे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। जहां पर जिन लोगों को यूएस सपोर्ट करेगा, उसके ऑपोजिट पार्टी को कौन सपोर्ट करेगा? यूएसएसआर सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोरिया, कोरिया में शुरू होती है कोरियन वॉर। कोरिया में शुरू होती है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर चलती है 1950 से लेके 1953 तक। कोरियन वॉर चलती है 1950 से 1953 तक। ठीक है, याद रखना नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किसने किया? नॉर्थ कोरिया was supported by USSR and China, and South Korea was supported by United States of America. ठीक है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पे इन्वेड करता है साउथ कोरिया में और यहाँ पर कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब याद रखना एक बात, यूएस और यूएसएसआर डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं आपस में, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, वो प्रॉक्सीज में लड़ रहे हैं, वो किसी और देश में लड़ रहे हैं, दूसरों को सपोर्ट करके लड़ रहे हैं। एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर, दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। यही है कोल्ड वॉर का मतलब, कि सीधे तौर पे लड़ाई ना करके आप दुनिया में हर तरीके से लड़ रहे हो, आइडियोलॉजिकली लड़ रहे हो, साइंस में रेस करके लड़ रहे हो, स्पेस में रेस करके लड़ रहे हो, हथियार बनाने की रेस में लड़ रहे हो, प्रॉक्सी करके लड़ रहे हो। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, दुनिया में अभी ये जो कोल्ड वॉर चल रही थी, ये पहली बार ग्राउंड पे थोड़ी हॉट हो गई, यानी आपस में यूएस के जो सोल्जर्स थे यूएसएसआर के, कोरियन सॉइल पे लड़ रहे हैं, कोरियन सॉइल पे, विदेश की मिट्टी पे यहाँ पे लड़ने लग गए। ठीक है, अब इस मूवी का जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में अब इवेंट आता है बहुत बड़ा। अब ये बताइए, यूएसएसआर का जो ये कम्युनिस्ट एंगल है, ये जो कम्युनिस्ट प्रोपगेशन है ऑफ आइडियाज, ये किस लीडर के वजह से इतना एग्रेसिव है? मैंने नाम लेके बताया था आपको अभी, एक बार बताओ किस लीडर के वजह से वो इतना एग्रेसिवली चल रहा है आगे सब चीजें? जो भी यूएसएसआर का एक्सपेंशनिस्ट मोड है वो चल रहा है स्टालिन के वजह से, स्टालिन के वजह से चल रहा है। और 1953 में जो एक और मेजर इवेंट हो जाता है, 1953 में स्टालिन डाइज। 1953 में जोसेफ स्टालिन डाइज। ठीक है, यहां पर सोवियत को एक नया लीडर मिलता है। उस नए लीडर का नाम क्या है? निकिता खुरुशेव। सोवियत को एक नया लीडर मिलता है, लीडर का नाम है निकिता खुरुशेव। ये शुरू करता है डी स्टालिनाइजेशन, यानी स्टालिन की जो भी एग्रेसिव पॉलिसीज थी उनको वापस लेना शुरू करता है। ऐसा लग रहा था दुनिया भर में कि अब ये जो कोल्ड वॉर है यूएस वर्सेस यूएसएसआर, इसका एंड हो जाएगा, क्योंकि इसको जो एग्रेसिवली आगे लेके जा रहा था स्टालिन, उसकी डेथ हो जाती है। बट क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? 1955 में, 1953 में स्टालिन की डेथ हो गई। 1955 में, ये सब आप, आई होप आप क्रोनोलॉजी बना रहे होगे, आई होप आप क्रोनोलॉजी बना रहे होगे, लिख रहे होगे एक एक चीजें। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, दुनिया की हिस्ट्री समझनी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसको समझना है, तो ये सारी चीजें क्रोनोलॉजिकली आपको प्रॉपर्ली समझनी जरूरी है। 1955 में होता है वॉर्सो पैक्ट। 1955 में होता है वॉर्सो पैक्ट, बट नाटो हैज एक्सपैंडेड। नाटो के अंदर वेस्ट जर्मनी शामिल हो चुका था, नाटो लगातार एक्सपैंड हो रहा था। सो यूएसएसआर ने उसके जवाब में वॉर्सो पैक्ट बनाया। वॉर्सो पैक्ट भी नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस था। यूएसएसआर के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं फॉर इट्स सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए कहते हैं हम इसे, फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी, वो वॉर्सो पैक्ट के साथ जुड़ सकते थे। ठीक है, पहली बार एक ऐसा रिपब्लिक, एक ऐसा देश जिसे मैं कहूंगा सोवियत की पकड़ से, कंट्रोल से। देखो यूएस और सोवियत में अभी एक डिफरेंस मैं बताता हूं। यूएस ना किसी को भी जबरदस्ती पकड़ने के चक्कर में नहीं था। ठीक है, लोग खुद यूएस को सब्सक्राइब कर रहे थे, कंट्रीज वर सब्सक्राइबिंग टू यूएस ऑन देयर ओन विल, अपना फायदा देखते हुए। ठीक है, बट यहां पर सोवियट्स हैड टू कंट्रोल अदर कंट्रीज। वो सोवियट्स क्या कर रहे थे? दूसरी कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो उनका कम्युनिस्ट आइडिया जो है उसको सब्सक्राइब करे, कम्युनिस्ट आइडिया को फॉलो करे। तो हंगरी, राइट इट डाउन, हंगरी बिकम्स द फर्स्ट कंट्री हु ट्राइज टू ब्रेक फ्री
हंगरी ट्राइज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोवियत कंट्रोल, ठीक है, सोवियत के कंट्रोल से छूटना चाहता था हंगरी, बिकॉज बैड जोक एक मैं क्रैक करने वाला हूं, हंगरी वॉज रियली हंगरी, हंगरी वॉज रियली हंगरी। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज नॉट वर्किंग, markets were not free, state controlled everything, opportunities were not there, so food insecurity was rising, so Hungary was hungry, and Hungary did not want to be hungry anymore. अब हंगरी को चाहिए था फ्रीडम फ्रॉम सोवियत कंट्रोल, तो हंगरी ट्राई करता है, और यूएसएसआर क्या करता है, हंगरी में टैंक्स भेज देता है, और एग्रेशन, कई लोगों की जान चली जाती है। यहां पर आपको लग रहा होगा यूएसए भी अपने टैंक्स भेज देगा, ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता। यूएस जो है यहां पर सिर्फ देख रहा होता है। मैं बता रहा हूं, यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था, और अभी भी यूएस किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, बिकॉज यूएस को पता है वॉर इज अ गुड बिजनेस, वॉर इज अ वेरी गुड बिजनेस। जब तक आप बाहर से हो, बाहर से देख के बिजनेस कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड बिजनेस, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं हो सकता। दो कंट्रीज लड़ रही है, ए एंड बी, लेट देम फाइट, as long as you are not the participant। अब ए को हथियार चाहिए, आपने हथियार बेच दिए, बी को फंड चाहिए, उसको आपने फंड ग्रांट कर दिया, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और आपको वो पैसा बाद में लौटाएंगे, तो आपका तो बैठे बैठे पैसा बढ़ रहा है। तो यूएस की आइडियोलॉजी हमेशा ऐसी ही रही। और दूसरी बात है, एक हद पे, एक टाइम पर पॉलिटिक्स में स्टेटस को रीच करना पड़ता है, यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, जैसे कि यूएस भी एक्सेप्ट कर चुका था कहीं ना कहीं, यूएसएसआर का जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ है, यूएस उसको एक्सेप्ट कर चुका था। एंड एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी बनानी पड़ती है कि यूएसएसआर भी अपने आप में एक पावर था, हाउएवर उसकी इकोनॉमी और उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, यानी सब चीजें कहाँ से कमांड हो रही थी, एक सेंटर से। तो जो उसके रिपब्लिक्स थे, जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे, उनको वो पावर शेयरिंग का मजा नहीं मिला, उनको वो ऑटोनॉमी नहीं मिली, उनको वो फ्रीडम नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाए बल्कि घुट रहे थे, ठीक है। तो वही घुटन को दूर करने के लिए हंगरी बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु ट्राई टू एस्केप, बट यूनाइटेड ये सोवियट्स ने इसको रेजिस्ट किया काफी वायलेंटली, एंड यूएसए डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। अब यहां पर भाई हमारा शुरू होता है चैप्टर 4 ऑफ माय स्टोरी, जहां पे चीजें और ज्यादा क्रिटिकल होने जा रही हैं, ठीक है। 1957 में, अब आप सब चीजें लिख रहे हैं आई होप, इसी के 2 साल बाद 1957 में यूएसएसआर, सोवियट्स अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर देते जिसका नाम है स्पुतनिक, पहली सैटेलाइट लॉन्च कर देते जिसका नाम स्पुतनिक है। अमेरिका एंड अमेरिकन्स ये देखते रह गए। मैं बता रहा हूं आपको, विन लूज गेम दिखाई देगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप होता है उसका कुछ काउंटर स्टेप दूसरी जगह हो जाएगा। तो सोवियट्स ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, वो भी सीधा स्पेस में, स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च कर दी। यहां से शुरू होती है स्पेस रेस, यहां से अमेरिका वर्सेस सोवियट्स की स्पेस रेस शुरू हो जाती है। और अमेरिका को चिंता हो जाती है, जब ये लोग रॉकेट स्पेस में भेज पा रहे हैं सैटेलाइट डिलीवर करने के लिए, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये हमसे आगे ना निकल जाए। स्पेस रेस के साथ साथ मिसाइल रेस शुरू हो जाती है। तो आप लिख लीजिए, ये थर्ड फेज स्टार्ट होता है 1957 से, लाइक फोर्थ चैप्टर, जो मैं फोर्थ फेज बता रहा हूँ, ये मेरे फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ फेज है, ये समझ लो। तो 1957 से 62, ठीक है, स्पेस रेस, मिसाइल रेस और बहुत रैपिड मिलिटरलाइजेशन, ठीक है। दोनों ही साइड्स को एक डर था, दोनों ही साइड्स को एक डर था। क्या डर था?
आप ये समझ लीजिए एक लोडेड गन है और आपके सामने आपका कट्टर दुश्मन है, आप तब तक कंफर्टेबल हो गए गन जब तक सिर्फ आपके हाथ में है। जैसे ही गन दूसरे इंसान के सामने भी पहुंच जाए, आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो उसी डर में कि कहीं दूसरा गोली ना चला दे, हो सकता है कि आप ही पहले गोली चला दो। सेम इस तरह का डर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच पैदा हो चुका था। ये डर ऐसा था कि जिसने पूरी दुनिया को अनकंफर्टेबल बना दिया था, पूरी दुनिया अनकंफर्टेबल थी। अच्छा, इतनी पूरी कहानी में क्या आपने सोचा इंडिया क्या कर रहा था इस टाइम पे? इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर चुका था। इंडिया वाज अ न्यू बॉर्न कंट्री। एक हर न्यू बॉर्न कंट्री जिसने जहां पर इंपेरियलिज्म, कोलोनियलिज्म खत्म हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक थे इंडिया के पास। गरीबी, भूख, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इंडिया ने यहाँ पे शुरू किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया ने ना तो ईस्ट ऑर्डर को चूज किया ना वेस्ट ऑर्डर को चूज किया। इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू टुक अ वेरी बोल्ड एंड ब्रेव स्टेप, जो कि किसी भी न्यू बॉर्न कंट्री से आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ठीक है, इंडिया वाज न्यू बॉर्न, बट इंडिया क्लियरली मेंशन्ड that it is not going to side with either one of the parties, and यहां पर जन्म लेता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी इंडिया रहेगा नॉन अलाइंड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाई, क्यूबा, याद रखना क्यूबा। अब यहां पर बात चल रही क्यूबा, अलग अलग जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यूबा इज वेरी क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेरी क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड क्यूबा के जो लीडर है उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो। क्यूबा के जो लीडर है उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो, CASTRO, फिडेल कास्ट्रो। ठीक है, याद रखना ये जो फिडेल कास्ट्रो थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी और इनकी जो ये किस साइड को सपोर्ट करते थे वो बता देता हूँ। यूएसएसआर की तरफ थे ये थोड़े से। ठीक है, तो यूएसएसआर की तरफ थे, यूएस को यही चिंता थी। तो हुआ क्या, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि क्यूबा फ्लोरिडा से, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है, सिर्फ 90 माइल्स दूर था, सिर्फ 90 माइल्स दूर था। और अमेरिका के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन थी। अमेरिका सिर्फ 90 माइल्स दूर कम्युनिज्म को भी नहीं देख सकता था, बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, डायरेक्ट थ्रेट था अमेरिका के लिए क्यूबा। यहां से शुरू होता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो हम पढ़ेंगे अगले फेज में। ठीक है, अगले फेज में क्या होता है, अभी पहले आप सुन लो अगले फेज की तैयारी कैसे होती है। मैंने बता दिया क्यूबा में कौन लीडर है, फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो किस साइड है, फिडेल कास्ट्रो इज विद यूएसएसआर। अमेरिका इज वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और यहां पर शुरू होता है एक यूएस का मिशन, जिसमें यूएस क्या करता है, जितने भी क्यूबा से देश निकाले पर लोग हैं, एग्जाइलीज हैं, उनको ट्रेन करना शुरू कर देता है। ठीक है, उनको ट्रेन करना शुरू कर देता है क्यूबन एग्जाइलीज को टू ओवरथ्रो फिडेल कास्ट्रो, ताकि फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो किया जा सके। ये जब फिडेल कास्ट्रो को पता चलता है तो फिडेल कास्ट्रो तो बिल्कुल खुले तौर पर अब यूएसएसआर को सपोर्ट करने लग जाता है। और लगातार मैंने बताया था वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ बर्लिन में लोग जा रहे थे। ठीक है, जिसके वजह से यूएसएसआर अपने आप, यूएसएसआर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी टेरिटरीज को छोड़ के कोई कैपिटलिस्ट टेरिटरी में जाए। तो रातों रात 1961 में जिसके बारे में यहाँ पर, जिस दीवार को ये तोड़ रहे हैं ना इस डायग्राम में, जिस दीवार को तोड़ रहे हैं, ये दीवार बनाई गई 1961 में। रातों रात ये दीवार खड़ी कर दी गई। क्यों खड़ी की गई दीवार? ताकि बर्लिन, ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ जाते हुए लोगों को रोका जा सके। तो जो आयरन कर्टेल वाला
आयरन कर्टेन वाला जो स्पीच थी वो यहाँ पे हकीकत हो गई। असलियत में एक आयरन कर्टेन जो है, एक कंक्रीट की दीवार बना दी गई। ठीक है, पूरी कोल्ड वॉर का सबसे ज्यादा डेंजरस मूवमेंट आता है अगले साल 1962 में। 1962 में द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, सबसे डेंजरस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जिस चीज का खतरा है, मैंने अभी आपको एक सिनेरियो इमेजिन कराया जहां पे दो लोग खड़े हैं, दो दुश्मन आमने सामने लोडेड गन्स के साथ। अभी जो आपका दुश्मन है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे, आपको कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे, उसके हाथ में लोडेड गन है, आप क्या करोगे? ये वही सिचुएशन थी। यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट थे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, और क्यूबा की तरफ यूएसएसआर की शिप्स जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेके आ रही थी वो दिखाई देती हैं। तो प्रेसिडेंट कैनेडी अनाउंस करते हैं कि इन शिप्स को ब्लॉक किया जाए नेवी से। प्रेसिडेंट कैनेडी ट्राइज टू ब्लॉकेड द क्यूबन, दो शिप्स जो कि क्यूबा की तरफ आ रही थी, उनको एक नेवल ब्लॉकेड से रोकने की कोशिश की गई। दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थी। दुनिया को लग रहा था अब तो कुछ होगा, न्यूक्लियर मिसाइल्स वर ट्रैवलिंग, क्या वो कभी यूज होने वाली थी? हुआ क्या, क्यूबा में यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल स्टेशन कर दी। मैंने बताया अभी 90 माइल्स फ्रॉम फ्लोरिडा, 90 माइल्स, जस्ट 90 माइल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लिए तो ये इससे बड़ा थ्रेट कभी हो नहीं सकता था। लेकिन आपको पता है अगर एक गलती हो जाए तो दुनिया भर में तबाही मच सकती थी। यूएसएसआर फाइनली एक दिमाग वाला स्टेप लेता है, वहां पे एक गलत डिसीजन, और दुनिया आज जैसी है वैसी नहीं होती। यूएसएसआर स्टेप्स बैक, यूएसएसआर स्टेप्स बैक, रिमूव्स देयर मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा। इस दौरान यूएसए भी कम नहीं था, यूएसए ने भी टर्की में अपनी मिसाइल्स प्लेस कर दी थी। तो यूएसए भी सीक्रेटली अपनी मिसाइल्स टर्की से हटा लेता है। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि अगर ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो गई तो इससे दुनिया का क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्राइसिस पूरा खत्म हुआ, ये फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर की कहानी थी जो 1962 तक चली। आई होप आपको इस कहानी में मजा आ रहा हो। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है, आगे बढ़ना है मेरे साथ इस कहानी में, तो आप जरूर सिविल एकेडमी की एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, एनसीईआरटी लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। बहुत प्रॉपर्ली वहां पे आपको चीजें इसी तरह डिस्कशन मोड में की जा रही हैं, बशर्ते आप नोट्स बनाते रहें प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बहुत अच्छे से एनसीईआरटीज कवर होंगी। तो अपने पार्ट 2 के साथ, कोल्ड वॉर के नेक्स्ट पार्ट की कहानी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।